इंडियन आर्मी और वर्ल्ड आर्मी क्या डिफरेंस है? बड़ा डिफरेंस। वर्ल्ड का शायद ही ये कोई ऐसा कंट्री होगा जिस कंट्री में हिमालय जैसे हाई ऑल्टीट्यूड्स हों, जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर जैसी आइसी बैटलफील्ड्स हों, जहाँ पर -40 और उससे भी ज़्यादा कम टेम्परेचर जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो आर्मी ट्रेन होती है और डिप्लॉय होती है, उसका मुकाबला कोई कैसे करेगा। जब आपने ज्वाइन किया यहाँ पे नागपुर में, और वहाँ पे सामने नक्सल मूवमेंट में शायद आपने ज़्यादा एक्टिव काम किया, वहाँ पे कैसे हैंडल किया आपने? क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी लोग देश के अंदर के ही होते हैं। पूरी कोशिश की जाती थी, ठीक है, लोगों के साथ मिलने की कोशिश की जाती थी, उनको जितनी सहायता सरकार दे पाए देने की कोशिश की जाती थी। क्योंकि आप उन व्यक्तियों में से जिन्होंने दोनों जगह सेवा दी है, आर्मी में भी सेवा दी और पुलिस में भी सेवा दी। सर, दोनों में डिफरेंस क्या है? सब चीज़ बराबर थी, लेकिन एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी अलग लगी वो था कि आर्मी में जो इम्पोर्टेंस दी जाती है ट्रेनिंग को, जी, वो शायद पुलिस को हमसे थोड़ा सीखना पड़ेगा। आर्मी से रिटायर्ड आदमी क्या पुलिस ज्वाइन कर सकता है? मेरा जो प्रोफाइल था शायद वहाँ सूटेबल लगा, तो फिर मेरे को वहाँ पर अपॉइंट किया गया। जो नए जवान आते हैं आर्मी में, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप, ये बताना चाहें कि भाई अभी तुम ज्वाइन किए हो तो ये सब बातों का ध्यान जरूर रखना। आजकल के जो जवान हैं, आजकल के जो जेसीओज और ऑफिसर्स हैं, उनके लिए आगे आने वाला टाइम थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है। अभी सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी शक्ति से काम नहीं चलने वाला। आम आदमी भी क्या आर्मी में अपनी सर्विस दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए? क्या ऐसे कोई प्रावधान है? जी हाँ, हो सकता है, आप भी जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सहवीर सिंह जज साहब। उनका परिचय एक एक्स आर्मी के रूप में भी है। उन्होंने अपनी सेवा पुलिस के रूप में भी दी है। जब भी हम आर्मी की बात करते तो हम लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं कि उनकी लाइफ कैसी रही होगी, क्या किया होगा उन्होंने अपने उस दौरान पे। हमेशा हमें वार, जंग, या फिर जब पुलिस में जब वो आते हैं तो पुलिस में उन्होंने क्या किया होगा। करीब 50 से ऊपर इनकाउंटर उनके नाम पे हैं। उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका 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 अपना तजुर्बा, उनका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा दोनों फोर्स में। सर, स्वागत है आपका। प्रकाश जी, इस इनवाइट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत अभिनंदन। सर, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि अब हम लोग हमेशा एक्साइटेड होते हैं, पुलिस के बारे में भी हो या जब बात आर्मी की हो। लेकिन मैं, चूंकि आप उन व्यक्तियों में से जिन्होंने दोनों जगह सेवा दी है, आर्मी में भी सेवा दी और पुलिस में भी सेवा दी, सर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, आर्मी में मैंने तकरीबन 27 साल गुजारे, जी, और जब मैं पुलिस में आया तो थोड़ा हायर लेवल था, और मेरा जो स्कोप भी था वो बिल्कुल डिफाइंड था। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन होती राइट। है, यूनिफॉर्म होती है, और सभी लोग जज्बात के साथ आते हैं, सेवा के उससे आते हैं। जब मेरे को कोई ये सवाल पूछता है तो मैं यही बोलता हूँ कि जितने काबिल लोग मेरे को आर्मी में मिले उतने पुलिस में भी मिले, जितने नालायक आर्मी में मिले उतने पुलिस में भी मिले, ठीक है। तो सब चीज़ बराबर थी, लेकिन एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी अलग लगी वो था कि आर्मी में जो इम्पोर्टेंस दी जाती है ट्रेनिंग को, जी, वो शायद पुलिस को हमसे थोड़ा सीखना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, तो हमारा जो वो कॉन्सेप्ट है, द मोर यू ट्रेन इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, तो वो थोड़ा सा मेरे को नज़र आया कि उधर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ट्रेनिंग मेरा स्पेशलिटी भी था और मेरी जिम्मेवारी भी थी, तो उस पर मेरे को लगा कि ट्रेनिंग में एक बड़ा गैप है। हाँ, इक्विवेलेंट नहीं है, खासकर आफ्टर ज्वाइनिंग बदल जाती है चीजें। हाँ, और दूसरा क्या है कि इम्पोर्टेंस की बात है। जी, जैसे आर्मी में क्या होता है कि सबसे अच्छे ऑफिसर्स, सबसे काबिल जेसीओस और सबसे काबिल जवान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में रखे जाते हैं। ठीक है, आप अगर कहीं किसी आर्मी ऑफिसर से बात करें, एक्स आर्मी ऑफिसर से बात करें, अगर उसका बेटा कहीं एनडीए में या आईएमए में इंस्ट्रक्टर है तो वो बड़ा छाती चौड़ी करके बोलता है, यार मेरा बेटा आईएमए में इंस्ट्रक्टर है या मेरा बेटा एनडीए में इंस्ट्रक्टर है। जबकि पुलिस में ऐसा नहीं है। पुलिस में अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया तो उसको माना जाता नहीं है, तो शायद साइड लाइन ऑफिसर है।
तो वो फ़र्क है। इनको सेंटिंग में डाल दिया गया, ट्रेनिंग में डाल दिया गया। ट्रेनिंग में डाल दिया गया। बिल्कुल सही तो बात। वो थोड़ा सा एक बड़ा चेंज gap है। अगर लाया जाएगा तो मेरे ख्याल में, बाकी यूनिफॉर्म इज़ यूनिफॉर्म एंड एवरीबॉडी इज़ इक्वली डेडिकेटेड एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अभी एक छोटी सी चीज़ जो जब भी मैं आपके बारे में ढूंढ रहा था गूगल पे और जब पता कर रहा था आपके बारे में, एक चीज़ मतलब चूंकि मैं अवेयर नहीं था कि आर्मी से रिटायर्ड आदमी क्या पुलिस ज्वाइन कर सकता है, ये किस कंडीशन में ज्वाइनिंग होती है? देखिए, ये एक स्पेशल केस की तरह से ट्रीट किया गया था। अच्छा। 2011 में अगर आप पीछे हिस्ट्री देखें तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ बाउंड्री भी मिलती है और वहाँ पर जंगल्स हैं, हाई ऑल्टीट्यूड भी है, तो वहाँ पर ये जो आम बाड़ियों का काफ़ी बोलबाला हो गया था। और शायद जो उस टाइम पे हायरार्की थी इंक्लूडिंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़, उनको ये शायद लगा कि एक ज़रूरत है ऐसे ऑफिसर की जो आके ट्रेन कर सके पुलिस को जंगल वॉरफेयर और हाई ऑल्टीट्यूड और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में। तो मेरा जो प्रोफाइल था शायद वहाँ सूटेबल लगा, तो फिर मेरे को वहाँ पर अपॉइंट किया गया। जी। अभी अब चूंकि आपकी लाइफ में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। एक आर्मी का, जब आपने 27 साल वहाँ पे अपना जीवन दिया, और 4 साल ये पुलिस वाली लाइफ। हम लोग पूरे एक्साइटेड हैं कि आपके हर पहलू को जाना जाए, लेकिन चूंकि पॉडकास्ट में एक टाइम की लिमिटेशन है और हम जानते हैं कि हर सब कुछ समेटा नहीं जा सकता है, फिर भी मैं कुछ पहलुओं पे जो, जैसे मैंने आपसे चर्चा भी की थी पहले और जानना भी चाहा था कि आपकी जो स्पेशल, जब आप आर्मी में थे और जब आपने एक, हम लोग की जो डिस्कशन चल रही थी मणिपुर को लेके, और आपने उसके बारे में थोड़ा सा बताया था, मैं अगर वो कहानी एक बार हमें, हमारे ऑडियंस को फिर से बता पाएँ, क्योंकि वो कहानी में एक अच्छी बात क्या थी, आपने जो मुझे बताई कि मणिपुर में आर्मी जब जाती है और खासकर जब आप गए और उस गांव में जहाँ पे पहली बार आप पहुँचे, पहली बार कोई इंडियन गवर्नमेंट का आदमी पहुँच रहा था, और कैसे आपने मैनिपुलेट किया, लोगों को जोड़ा यहाँ से मुख्य धारा से। देखिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। 2004 में मैं कमांडिंग ऑफिसर था अपनी यूनिट का, जी। और हमारी बटालियन को इंडक्ट किया गया मणिपुर में, जो कि हमारे लिए ऑब्वियसली एक नया इलाका था, बिल्कुल नया एनवायरनमेंट था। उससे पहले आप और मणिपुर नहीं गए थे? मणिपुर में हम कभी गए नहीं थे, बटालियन की भी हिस्ट्री नहीं थी और मेरी भी नहीं थी। तो पहले हमको जब बताया गया, तो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, एक इम्फाल से साउथ की तरफ, तो वहाँ पर हमको डिप्लॉय किया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, मतलब हमारे को अभी 1 हफ्ता 10 दिन ही हुए होंगे, ये डिसीजन लिया गया कि इस बटालियन को एक ऐसे इलाके में भेजा जाए जहाँ पहले आर्मी ने ऑपरेट ही नहीं किया है। अच्छा। वो बहुत रिमोट एरिया था, एकदम म्यांमार बॉर्डर के साथ लगता था, और वहाँ पर इससे पहले, मतलब 2004 से पहले आर्मी इंडक्ट नहीं हुई थी। 1-2 बार पुलिस ने ज़रूर ट्राई किया होगा, या पैरा मिलिट्री फोर्सेस ने शायद कभी वहाँ पे अटेम्प्ट की होगी, लेकिन वहाँ पर मिलिटेंट्स का और ये जो वहाँ के आतंकवादी हैं उनका इतना ज़्यादा दबाव था कि शायद हम सस्टेन डिप्लॉयमेंट वहाँ नहीं कर पाए। और वो टाइम था जब इलेक्शन होने वाली थी, नेशनल इलेक्शन 2004 की। तो वो फिर हमारी बटालियन को ये ड्यूटी दी गई कि आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जाकर एरिया को क्लियर करेंगे ऑफ मिलिटेंट्स, और विदिन 4 to 5 days आपको हैरानी होगी ये जान के कि इलेक्शन का जो बंदोबस्त था वो शुरू हो रहा था। अच्छा। इलेक्शन कमीशन का मूवमेंट स्टार्टिंग कर रहे थे, है ना, वोटिंग मशीन्स का मूवमेंट वो शुरू हो रहा था। तो बहुत शॉर्ट टाइम था, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, और हमने किया वो काम। आपने तो खैर काफ़ी कहानियाँ सुनाई थी मुझे। हो सकता है कि ऑन कैमरा उन सब में बातें करने में दिक्कत होती है। एक बड़ी चीज़, बड़ा सवाल मेरे मन में ये भी आया था कि जब आप आर्मी में होते हो और डिफरेंट एरिया में जाते हैं, एज ए ह्यूमन आपके अंदर क्या चेंज आता है? जब आप इंडिया के अंदर भी देखते हैं कि क्या दिक्कतें हैं, कैसे लोग वो एंटी नेशनल हो, नेशनलिस्ट हो, या फिर जब आप मतलब बॉर्डर पे ही भी लड़ाई कर रहे होते हैं, तो एज ए ह्यूमन तो आप चेंज होते हैं, क्योंकि हमने वो फाइट नहीं देखी है, हम ऐसे लोगों से मिलते नहीं हैं, तो हमें तो दुनिया सब कुछ सही लग रहा होता है। देखिए, ये बिल्कुल 2 अलग एस्पेक्ट है। जी। बॉर्डर के ऊपर, LOC के ऊपर, LAC के ऊपर डिप्लॉयमेंट होना, जी। वहाँ की पोस्ट को ऑक्यूपाई करना, वहाँ की पोस्ट को मेंटेन करना, मैन करना,
एक बिल्कुल ही अलग एस्पेक्ट है, वो बिल्कुल मिलिट्री ट्रेनिंग के हिसाब से है। ये ना जो हम शुरू से ट्रेन होते हैं, वो हम ट्रेन होते हैं एक्चुअली वॉर के लिए और वॉर लाइक कंडीशंस के लिए अगेंस्ट एनिमी। वो तो एक अलग एस्पेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए हम ट्रेंड हैं, उसमें हमको ज़्यादा कोई घबराने की या ज़्यादा कोई ऐसा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं और पड़ती। परेशानी भी नहीं हाँ, होती। परेशानी मतलब As a human भी परेशानी उतनी तो होती है, हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज होते हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, वेदर हमारे अगेंस्ट होता है, ठीक है, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसके लिए हम ट्रेन हैं, ठीक है, और हमको मालूम है कि हमारा एनिमी कौन है। लेकिन जब हम इसके बनस्बत काउंटर इंसर्जेंसी में आते हैं, मिलिटेंट्स के साथ हमारा लड़ाई होती है, तो उसमें एक तो हिंटरलैंड में आ जाते हैं हम लोग, मतलब बॉर्डर पे नहीं होते हम लोग, अंदर आ जाते हैं ना। मिलिटेंसी की प्रॉब्लम स्टेट्स में, बॉर्डर पे कम है, ठीक है। तो एक तो वो एक डिफरेंस आ जाता है, और दूसरा फिर ये लड़ाई कभी कभी अपने लोगों को इफ़ेक्ट करती है, हमारे सिटीजन को इफ़ेक्ट करती है, ठीक। तो उसमें हमको सेंसिटिव बहुत रहना पड़ता है कि कोई हमारे से ऐसा काम ना हो जाए जिससे कि कोलैटरल डैमेज हो जाए, या आम लोगों को परेशानी हो जाए, या इनोसेंट की जान चली जाए। तो इन सब चीज़ों का, ह्यूमन राइट्स का, ये सब चीज़ों का हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट वर्सेस एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस। बड़ा डिफिकल्ट होता है जब आप अपने देश के अंदर ही जी फाइट कर रहे होते हैं। जी। एक ऐसे ही मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप देश के अंदर फाइट, वो मिलिटेंट के अगेंस्ट हो या फिर नक्सल मूवमेंट में हो, लोगों से जब आप मिलते हैं, क्योंकि उसमें भी एक मतलब आम आदमी, भारतीय नागरिक ही जुड़ा होता है उसमें भी, तो क्या रिएक्शन रहता है लोगों का, मतलब जो वहाँ जुड़े होते हैं, जो लोकल सपोर्ट होते हैं, कि लोग क्यों सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को? देखिए, मेरा जो टेन्योर रहा है, मैंने 16 साल तकरीबन दिया JNK में, और 3 से 4 साल मणिपुर और नागालैंड में। तो हर जगह के लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, और वो उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जहाँ की जिसकी जो प्रॉब्लम है, जहाँ पर आप अगर JNK का इलाका ले लें, कुछ इलाके ऐसे हैं जो मिलिटेंट्स के कंट्रोल में रहे हैं किसी टाइम पे, इंडोक्ट्रिनेशन ज़्यादा वहाँ पर हो चुका है, तो वो थोड़े डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं। और कुछ एरियाज़ हैं जो LOC के पास हैं, डीप एरियाज़, रिमोट एरियाज़ में हैं, वहाँ पर उनकी पहुँच नहीं है, या वहाँ के लोग जो है उतने इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं उनकी आइडियोलॉजी से, तो वहाँ थोड़ा सा हमको सपोर्ट अच्छा मिल जाता है लोकल सपोर्ट पे। ठीक। तो ये कहाँ का एरिया किस दौरान में कैसे हालात में रहा है, उसके ऊपर उनके रिएक्शंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं। जैसे मैं, चूँकि अपनी बात चल रही है, तो मैं बस ऐसे ऐड कर रहा हूँ कि जैसे भी पहलगाम वाले केस में बात ये भी आई कि लोकल लोगों ने भी सपोर्ट किया है, कुछ लोकल भी जुड़े हुए हैं। तो एक तो बुरा लगता है एक आम आदमी एज ए इंडियन सिटीजन कि भाई आप जिनके लिए फ़ाइट कर रहे हो, चाहे वो आर्मी फाइट कर रही हो या सरकार फाइट कर रही है, और वहाँ पे लोकल लोग सपोर्ट करते, तो वो कैसे आइडियोलॉजी, मतलब कैसे उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, जो सेकेंड टेररिस्ट ग्रुप हो या देखिए, ये जो कोशिशें हैं लगातार जारी हैं, रहती। ठीक है। पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई भी हमारा दुश्मन हो, वो लगातार इस कोशिश में रहता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, और लोगों को अपनी तरफ करके और मेन स्ट्रीम से बाहर किया जाए, ठीक। और इसका जो दारोमदार है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम इफ़ेक्टिवली उस एरिया को कैसे डील कर रहे हैं। ट्रू। इसलिए वहाँ पर कई चीज़ें का इस्तेमाल होता है, जैसे अगर हम ISI की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, तो वो रिलीजन को लेके भड़काते हैं लोगों को कि आप मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, आपकी ये बात ही नहीं सुनना चाहती आपकी गवर्नमेंट, राइट। और आप जो है हमारे साथ काम करें, कश्मीर हम आपको अलग करवा सकते हैं, आपके एक स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंडोक्ट्रिनेशन में उनके काम आती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सालों से इसके ऊपर काम करते हैं। हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको काउंटर नहीं करते, लेकिन वो बैलेंस बिगड़ता रहता है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। कभी बैलेंस हमारी तरफ आता है, कभी बैलेंस उनकी तरफ जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ
कि आर्मी का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे। अगर कोई भी हादसा ऐसा हो जाता है जिससे कि लोगों का विश्वास टूट जाए तो बैलेंस एकदम से बिगड़ सकता है। राइट। तो वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जब हम किसी भी मिलिटेंट इन्फेस्टेड या इनडॉक्ट्रिनेटेड एरियाज में डिप्लॉय होते हैं। राइट। एक वर्ड आपने बोला था उस दिन, और बड़ा मेरे दिमाग में उस दिन से चल रहा है जब मैं आपसे मिला था, कि आप मेरे हो। ये शब्द जो आप बिलीव दिलाना है उनके बीच में जाके, जी कितना मुश्किल होता है वहाँ जाके बोलना। जी, मैं आपको मणिपुर का एग्जांपल देना चाहूँगा। जब हम लोग वहाँ पर गए तो शुरू का टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था। हालांकि हमने मिलिटेंट्स को तो खदेड़ दिया था, कोई ऐसी बात नहीं थी, हमने उनको वहाँ से निकालने में कुछ। कौन सी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन थी, अगर ऐसे कोई नाम? हाँ जी, उस समय कौन सी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन थी? ये MPLA है वहाँ की, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन का मिश्रण था। अच्छा। तो जो भी मिलिटेंट्स हैं वो MPLA के अंडर आते थे और सभी लोगों का मिक्स। वो एरिया था। और जहाँ पर हमको जाने के लिए बताया गया था वो उनका GHQ माना जाता था। अच्छा। तो बहुत, हाँ, हेडक्वार्टर्स माना जाता था। तो वो एक बहुत ही जिसको बोलते हैं ना संवेदनशील इलाका जिसको बोलते हैं वो था। तो हम जब उधर गए तो उनको तो हमने निकाल दिया वहाँ से, वो वहाँ से छोड़ के चले गए। हमने अपना दबदबा थोड़ा जमा लिया वहाँ पे, थोड़ा मतलब मुश्किल भी हुई, फायरिंग हुई, क्रॉस इनकाउंटर्स हुए, बहुत कुछ हुआ। तो पर हमने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे दबा। लेकिन जो लोग थे वहाँ के, उनको विश्वास कैसे दिलवाएं? ठीक है, उनका तो ये कहना था कि आज आप आए हो, आप हमारे साथ हो, हम आपके लिए काम करेंगे, कल को आप चले जाओगे वो आएंगे, तो फिर वो वापस आ जाएंगे और फिर हमको उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो ये जो विश्वास की कार्रवाई थी, ये दिलवाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था वहाँ पे। और ये हमारे मैं सैल्यूट करता हूँ मैं अपने ऑफिसर्स को, हमारे JCOs को और हमारे सारे जवानों को, जिन्होंने मेरी गाइडेंस तो होती है एज कमांडिंग ऑफिसर, बट उन्होंने ग्राउंड पे जो इम्प्लीमेंटेशन किया, जो लोगों के साथ रास्ता कायम करना, लोगों के साथ मिल के उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उसके सॉल्यूशंस ढूंढने, उनको उनके साथ कोऑपरेट करना, वो सब चीज़ें जो हैं बड़ी काम आई। और बाद में जाके एकदम जो था वो पासा पलट गया और बिल्कुल हमारे हो गए लोग। ट्रस्ट तो इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाया हमने। एक बहुत ज़रूरी चीज़ बीच में जो छूट गई है कि मैंने वो नहीं पूछ पाया कि आप किस रेजिमेंट से थे? हाँ, देखिए, मेरा कमीशनिंग जो हुआ था जी। वो मद्रास रेजिमेंट में हुआ था और ये SI एलिफेंट अच्छा। उसी रेजिमेंट का इंसिग्निया है। और मैंने उसी रेजिमेंट की एक बटालियन को भी कमांड किया। तो मेरे ट्रूप्स जो थे वो पूरे साउथ इंडिया से थे, चारों स्टेट से। अरे मैं जब भी किसी आर्मी ऑफिसर से मिलता हूँ रेजिमेंट को लेके बड़े वो सेंटिमेंटल होते हैं कि भाई वो मेरा हमारी सबसे प्यारी चीज़ होती है कि आप किस रेजिमेंट से हो। उससे प्यारा हमें कोई चीज़ हो नहीं सकता, क्योंकि जो टाइम हमने उनके साथ गुजारा है। और आप देखिए ना कि आपके हुक्म पे एक जवान जान देने को तैयार हो जाता है। बहुत बड़ी बात। ठीक है, और लोग परवाह नहीं करते कि सामने से फायर आ रहा है, ठीक है, मिलिटेंट का फायर आ रहा है, हैवी फायर आ रहा है। ठीक है, आप ऑफ विजय की कहानियाँ सुनिए, जिन पहाड़ियों पर हम नॉर्मल चढ़ नहीं पाते, उन पहाड़ियों पर रेजिमेंट्स ने और उन यूनिट्स ने जाके कब्ज़ा किया। तो क्या जज्बा रहा होगा, क्या देशभक्ति की भावना रही होगी जो वहाँ पर जाके। तो जैसे अभी आप बोल रहे रेजिमेंट पे, तो उनकी आंखों में एकदम अलग चमक है। तो वो एक चीज़ है जो हमारी आर्मी को दूसरी आर्मी से अलग भी करती है और पावरफुल भी करती है। क्या बात है। और ये भी एक खूबसूरती है भारत की कि एक आप दिखाते हो कि मद्रास रेजिमेंट है मेरा, और एक पंजाबी आदमी दिखाता है कि ये मेरा मद्रास रेजिमेंट है। तो यही खूबसूरती है भारत की। जी हाँ, वही हमको सिखाया जाता है। और जिस रेजिमेंट में हम जाते हैं हम उसके हो जाते हैं, और जिस रेजिमेंट में हम जाते हैं उसी रेजिमेंट के जवानों का जो धार्मिक संस्कार होते हैं वो हमारे हो जाते हैं। ठीक है, आपको जान के खुशी भी होगी और थोड़ा अलग भी लगेगा कि अभी जो प्रेजेंट कमांडिंग ऑफिसर हैं हमारी उस यूनिट की जो मैंने कमांड करी, वो कश्मीरी मुस्लिम हैं। हाँ, ठीक है। और जब रेजिंग डे होता है तो एक मंदिर परेड होती है जिसमें हवन होता है, और वो हवन में बैठे और उन्होंने उनके और उनकी वाइफ
दोनों ने हवन किया यूनिट के लिए वहाँ बैठ के। क्या बात। तो उनके मन में कभी ये नहीं आ सकता कि मैं तो ये धर्म का हूँ, मैं इधर कैसे, मैं उधर कैसे। नहीं, जो जवान का धर्म है वो तुम्हारा धर्म है और तुमने वही देखना है। गुरुद्वारा जाओ ना जाओ, आप अपने रेजिमेंट मंदिर वाले में नहीं तो अवॉइड फॉलो कर करो। सकते आप। क्या बात। बहुत प्यारा लगता है जब ये सब सुनते हो आप आर्मी की, यही सब चीज़ें एक्साइट करती है जो शायद हम लोग सिविलियन कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं अपनी लाइफ में। जी। हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि कंट्री सबसे ऊपर है वो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। और आर्मी, एज ए आर्मी ऑफिसर या आर्मी के जो जवान हैं वो इन सब बातों का कितना ध्यान रखते हैं कि किसी का सेंटिमेंट और रेजिमेंट की अपनी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन सबको वो फॉलो करते हैं। सर अब अभी तो आप आर्मी में हैं नहीं, लेकिन जो नए जवान आते हैं आर्मी में उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप, ये बताना चाहें कि भाई अभी तुम ज्वाइन किए हो तो ये सब बातों का ध्यान जरूर रखना। देखिए, हमारी आर्मी की बड़ी रिच ट्रेडिशंस है, ठीक है। हर एक यूनिट, हर एक रेजिमेंट लाजवाब है। मतलब कोई भी रेजिमेंट ऐसी नहीं आपको मिलेगी जिसकी हिस्ट्री नहीं है, जिसमें परमवीर चक्र नहीं है, जिसमें अशोक चक्र नहीं है, जिसमें वीर चक्र नहीं है। क्या बात है सर। ठीक है, तो हर एक रेजिमेंट की अपनी हिस्ट्री है। और जब कोई जवान या कोई ऑफिसर उस रेजिमेंट में या यूनिट में जाता है, वो अपने आप उस रेजिमेंट का हो जाता है। तो ज़्यादा मोटिवेशन की, ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आजकल के जो जवान हैं, आजकल के जो जेसीओज़ और ऑफिसर्स हैं, उनके लिए आगे आने वाला टाइम थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है। अभी सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी शक्ति से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ दिमागी रेजिलियंस से काम नहीं चलने वाला। अभी हमको जल्द से जल्द रीएडजस्ट करना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई तरह के वॉरफेयर के साथ। और हमारे जितने भी लोग हैं सब सक्षम हैं, ठीक है। अभी मैं पिछले जून में, 1 साल पहले, अपनी रेजिमेंट में गया, और हमारा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस था। और कैन यू इमेजिन कि वहाँ पर मैंने देखा कि एक यूनिट के अंदर ड्रोन लैब है। अच्छा। जहाँ पर वो ड्रोन सिर्फ सीखते नहीं हैं, बनाते भी हैं और उसको ट्राई आउट भी किया जाता है। क्या बात है। तो मतलब उनको पूरा तैयार किया जा रहा है अगली लड़ाई के लिए। तो पूरे भारतवर्ष को ये गर्व होना चाहिए कि हमारी आर्मी इतना आगे सोचती है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन दूर में पहली बार हमने ड्रोन देखे, नहीं, हम कई सालों से उसकी तैयारी कर रहे थे और इसलिए हम इतने सक्सेसफुल रहे। सर तो एक कोई अपनी रेजिमेंट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताए कि कोई ऐसा मिशन जो आपके लिए बड़ी मतलब मेमोरी में है। वो हो सकता है कि आपके जवान के साथ वो रिलेशन की बात हो, या फिर वो मिशन कुछ ऐसा था जिसमें कि जिसने आपको अंदर से झकझोरा है कि भाई। देखिए, एक इंसिडेंट जो मेरे को याद आता है वो है JNK का। और मैं वहाँ पर स्टाफ ऑफिसर था, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स होता है वहाँ पे। और हम लोग स्टाफ ऑफिसर्स का काम होता है बटालियंस के साथ राब्ता रखना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना। तो मेरा सबसे बड़ा ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करें, उनकी पोस्ट पे जाएं, जवानों से मिलें और जवानों को देखें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। तो फिर हम हायर हेडक्वार्टर्स को बता सकते हैं कि क्या चाहिए हमें, क्या नहीं चाहिए। या जब कोई यूनिट किसी चीज़ का प्रोजेक्ट करती है, किसी रिक्वायरमेंट को, तो हम समझ सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक पोस्ट थी और बंकर बना हुआ था, बिल्कुल पक्का बंकर था, JNK में। हाँ, JNK में, और LOC के ऊपर। तो मैं विज़िट करने गया, तो मैं कहा चलो जाके जवान से मिलता हूँ बंकर के अंदर। तो जब मैं बंकर के अंदर पहुँचा तो वो जवान खड़ा हुआ था, बड़ी अच्छे से बातें हुई, उसने हमको अपनी थर्मोस फ्लास्क से चाय भी पिलाई। और वहाँ वो एक ऐसी पोस्ट थी जिस पे फायर आता रहता था पाकिस्तान से। उस टाइम नहीं आ रहा था, बट उस टाइम बंद था फायर। तो उसने हमको पूरा दिखाया कौन सी पाकिस्तानी पोस्ट है, उनके पास क्या क्या हथियार हैं, वो कब कब फायर करते हैं, हम उसका जवाब कैसे देते हैं, मतलब पूरा उसने मेरे को अच्छे से ब्रीफ किया। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि इतना अच्छा जवान है और इतना मोटिवेटेड है। जब मैं बाहर निकलने लगा तो मैंने उसको एक ही बात बोली
उसका नाम नहीं मैं बोलना चाहूँगा और रेजिमेंट भी नहीं बोलना चाहूँगा। मैंने उसको बोला, बेटा ऐसा करो आप ना हेलमेट पहन लिया करो। उसने बोला नहीं साहब पक्का बंकर है, बिल्कुल ऊपर कंक्रीट है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, और हमारे जो होल्स हैं बड़े सही तरीके से डिज़ाइंड हैं, तो इसमें से तो फायर फूर आने का कोई है नहीं अंदेश। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, लेकिन जब आप ड्यूटी पे हो और पोस्टमैन कर रहे हो तो सिखलाई ये कहती है कि हमेशा हेलमेट सर पे होना चाहिए। तो मेरी आपसे यही सलाह है, क्योंकि मैं कमांडर नहीं था उसका, तो मैं वो करके मैं पोस्ट से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं तकरीबन 50 गज ही गया हूँ अभी, तो फायर शुरू हो गया पाकिस्तानी पोस्ट से। अच्छा। शायद वो टाइम हो गया था उनका, कुछ ऐसा टाइम सेट था तो। और हम लोग थोड़ा डक किए, जैसे ही डक किया तो अंदर से कुछ जैसे गिरता है ना बंकर के अंदर, तो हमको आवाज़ आई। मैं और उसका कंपनी कमांडर जो मेरे साथ थे, हम दोनों मुड़े और हम भाग के दोबारा बंकर में गए और हमने देखा वो जवान गिरा हुआ है। अच्छा जवान तो गिरा हुआ है, अभी वो जवाब भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बॉडी हिल भी नहीं रही है। हम बड़े हैरान हुए कि हुआ क्या है, मतलब, और कहीं गोली का कोई निशान नहीं। ये तो नॉर्मली होता है ना कि कहीं गोली लगती है, फायरिंग हुई हो। फायर होती है तो कहीं से रैकोशे होती है, कुछ तो होता है। तो हम चारों तरफ देख रहे हैं, कुछ नहीं है। जब उसके सर के ऊपर मैंने हाथ लगाया तो मेरे को थोड़ा सा खून निकला हुआ लगा। नज़र आया, उसके बालों के ऊपर से ना, जैसे आपका भी हेयर कट है, अभी हेयर कट के ऊपर से थोड़ा सा निकले खून तो ट्रिकल होता है, बिल्कुल। तो मेरे हाथ में लगा। तो मैंने उसका सीधा खोल के देखा तो, और ऊपर देखा तो क्या देखता हूँ, एक गोली आई, वो ऊपर छत में लगी, रैकोशी होके सीधी उसके सर पे गई, एंड इट एंटर्ड हिज ब्रेन एंड वी लॉस्ट हिम। सो ऐसे कई किस्से हो जाते हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं, तो हमें हमेशा ये चीज़ के ऊपर ध्यान देता था और जोर देता था कि नेवर लेट योर गार्ड डाउन। जिस दिन भी आप गार्ड डाउन करोगे उसी दिन ही हादसा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। तो हुआ ये हमारे साथ और हमारे सामने हुआ, और बड़ी सीख मिली उससे, पूरी ज़िंदगी के लिए सीखा हमने। और ये सिखाता था और मैं लोगों को बताता था, ये कहानी बार बार रिपीट करता था उसके बाद, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये। और जैसे आपने बोला कि नो डाउट आप उसके कमांडर नहीं थे, बट आप जब एक रेजिमेंट में होते हैं और एक जवान के साथ एक अलग अलग सी बॉन्डिंग होती है, एक रिलेशन बन जाता है, और जब आप उसको खोते हैं जवान तो जवान होता है, वो किसी भी रेजिमेंट का हो, अगर वो आपके साथ काम कर रहा है तो वो आपका ही है, वो आपका ही है ना, किसी और और का आप जब थोड़ी उसको है। खोते हैं तो दुख तो उतना ही बहुत लगता ज़्यादा है, दुख होता है। किसी का भी जाए दुख तो अपना ही है। मैं भी कुछ दिन एक आर्मी कैंप में ऐसे ही दोस्त थे उनके साथ घूमने चला गया था, तो वहाँ वो बॉन्डिंग देखी तो मुझे समझ नहीं आया कि एक लड़का 22 साल का, 23 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, और इधर ऑर्डर हुआ कि आज रात तुम्हें जंगल में रहना है, और वो निकल गया अकेले। मैंने कहा जंगल, ये माउंट आबू और यहाँ पे पूरे पहाड़ में, मतलब कैसे कोई मान सकता है भाई। तो सर अभी काफ़ी आप ट्रेनिंग से भी जुड़े रहे, जैसे कि आपने बोला कि चाहे वो पुलिस वाले में हो या आर्मी में भी आप रेजिमेंट की ट्रेनिंग से रहे। एक बड़ी समस्या जो मैं समझता हूँ, चूँकि आम आदमी हम लोग भी हैंडल करते हैं, जो स्ट्रेस आता है हम लोग के ऊपर में, तनाव बहुत ज़्यादा आ जाता है, और जो आर्मी में जवान होते हैं उनके ऊपर भी, क्योंकि नई नई ज्वाइनिंग है ना, बहुत सारे दबाव होते हैं, उसको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, एक तो सबसे बढ़िया जो हमारा स्ट्रेस हैंडल करने का है वो है ट्रेनिंग। अच्छा। ठीक है, आप उसको बोलते हैं ना, फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड। ठीक है, आप पहले दिन से ही उसको ये ट्रेन कर रहे हो कि आपको ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है, और ट्रेनिंग के अंदर ही उसको वो सिमुलेटेड कंडीशंस में आप डालते हो। ठीक है, जैसे वो जब ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसके अंदर ऊपर एक वायर मैश लगा दी जाती है, उसको वायर मैश के नीचे से गुजार दिया जाता है कि इतनी जगह से ही निकलना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके जब वो फायर कर रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है तो सर के ऊपर से उसके ओवरहेड फायर जा रहा होता है। ठीक, तो वो सिमुलेटेड बैटल कंडीशंस जो हैं उसको बहुत मदद करती हैं उस जो है सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए और उसको उसके साथ रिएक्ट करने के लिए। तो
क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जब आपकी जान का खतरा हो जाता है या सामने से फायर आ जाता है, तो योर ट्रेनिंग टेक्स ओवर दैट। फिर आप नहीं रहते हो, फिर आपकी ट्रेनिंग जो है, जो आपके दिमाग में इतनी बुरी तरह से घुसी है, वो टेक ओवर कर लेती है और वो रिएक्शंस करती है आपके बिहाफ पे। और वो रिएक्शंस हमेशा सही होते हैं क्योंकि आपने ट्रेनिंग में सही सीखा होता है। ठीक है, तो ये है हमारी ट्रेनिंग का जो एंड रिजल्ट। दिस इज व्हाट वी वांट एंड दिस इज व्हाट वी अचीव। तो वो चीज़ हमको ज़रूर तौर पे मस्तिष्क में रहती है और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेनिंग आ कंट्रोल जाती है, मसल्स मेमोरी आपकी रिकॉल कर लेती है। वो लॉक हो जाता है, Lock हो सबकॉन्शियस लॉक हो जाता है वहाँ। ट्रू ट्रू ट्रू। एक अच्छी बात यह है कि जब आप आर्मी में जाते हैं तो एक आजकल खैर आज की डेट में देशभक्ति एक है ना, एक बड़ा लोग स्टाइल सिंबल टाइप में मानते हैं कि भाई मैं देशभक्त हूँ। और आर्मी की ट्रेनिंग में वो इन्वॉल्व है कि आप अपने स्टेट, अपने रिलीजन, अपने कास्ट, अपना सारा बैकग्राउंड छोड़ देते हैं और आप एक कंट्री के लिए फाइट कर रहे हैं, एक कंट्री के लिए आप फाइट करते हैं। आपकी नज़र में देशभक्ति की सच्ची परिभाषा क्या है, क्योंकि आप उस प्रोसेस के एक्सपर्ट भी हैं और आप जानते हैं। देखिए, मेरे को मैंने बहुत ढूंढा, बहुत रिसर्च करी, पर जो एक चैटवुड का मोटो है, वो जनरल चैटवुड ने 2 लाइनें बोली थी फौज के बारे में, फौजियों के बारे में, तो वो मेरे लिए मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया नमूना या एग्जाम्पल होगा कि देशभक्ति का क्या मतलब है और क्या होती है। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बिल्कुल बताइए। हाँ, तो एक चैटवुड का जो मोटो है वो बोलता है द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ओके, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मेन यू कमांड comes next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. वेरी गुड। तो ये है चैटवुड का मोटो और वो हम पढ़ते हैं और वो हम इम्बाइब करते हैं कि कंट्री सबसे पहले, फिर उसके बाद तुम्हारी कमांड या तुम्हारे जवान या तुम्हारे कंट्रीमैन, और लास्ट में तुम आते हो। तो ये जज्बा जो है अगर हर एक भारतीय में आए तो वो मैं मानता हूँ वो है देशभक्ति। आपको लगता है कि एक सिविलियन को भी बेसिक ट्रेनिंग की तो ज़रूरत है ही? बिल्कुल, एक अच्छे नागरिक कैसे बने आप? बिल्कुल ज़रूरत है और ये समझना चाहिए और मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, कोई कोट नहीं हो सकता। राइट, देश से ऊपर कुछ भी नहीं दिया। सर, जैसे कि आर्मी एक समय 90s का दौर था, लोग आर्मी में जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते थे कि भाई आर्मी में जाना है, और गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्टिव थी, एड्स बनते थे, वीडियो बनते थे। आज की डेट में कुछ इंस्पिरेशन वाली ऐसी कुछ लाइनें आप बताएं कि युवाओं को क्यों आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में युवा के पास एक नो डाउट उस समय ऑप्शन भी कम थे जॉब के, लोग एज ए जॉब भी देखते थे, नो डाउट ट्रेनिंग के बाद उनके अंदर बदलाव आता था, बट आज की डेट में ऑप्शन है लोगों के पास, लोग काफ़ी कामों में बिजी हो जाते हैं। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी बताएं जो कि इंस्पायर करती हो लोगों को आर्मी में जाने के लिए। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा ब्रिटिश आर्मी का। एक जनरल थे, वो एक रेजिमेंट को विजिट कर रहे थे। वो उस रेजिमेंट ने एक लड़ाई लड़ी थी उस ज़माने में, जिसको अभी तक बहुत याद किया जाता है, चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड बोलते हैं उसको, ब्रिटिश ने। तो उसमें ये हुआ था कि एक किला था जो फतेह नहीं हो पा रहा था और वो डेजर्ट्स में था। तो ये हॉर्स रेजिमेंट थी, जब से अभी आर्मर्ड में तो कन्वर्ट हो गई ना, तो टैंक्स हो गए, तो पहले टैंक्स नहीं होते थे, हॉर्सेस होते थे। तो ये हॉर्स रेजिमेंट थी और ये रेड कलर के ट्यूनिक पहना करते थे यूनिफॉर्म में। अच्छा, ठीक। तो इनको ऑर्डर दिया गया कि आप जाएंगे, अटैक करेंगे और इस किले को आप फतेह करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, जाएंगे। तो जब वो रेजिमेंट लाइन अप हुई तो उनके सीनियर ऑफिसर ने देखा कि ये तो लाल ट्यूनिक में खड़े हैं सब, और दिन का टाइम है, नाइट का चार्ज होता नहीं था उन दिनों में, डे लाइट चार्ज है, डेजर्ट है, प्लेन इलाका है और किला ऊपर है, मतलब दूर तो से हाँ, दिखेगा। दूर से देखा जाएगा। तो उनकी रेजिमेंट को बोला गया कि भाई आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए ड्रेस को। बोले नहीं,
हमारी रेजिमेंट की ड्रेस है, ये हमारा रेजिमेंट का नमक है, ये हमारा रेजिमेंट का निशान है, आइडेंटिटी है हमारी। हम ऐसे ही जाएंगे। और उन्होंने अटैक किया और उस रेजिमेंट ने वो किला फतेह किया, हैवी कैजुअलिटीज़ के साथ हुआ। ठीक है, ऑलमोस्ट आप समझें कि 60 to 70% कैजुअलिटीज़ हुई उनकी, बहुत हाई रेट होता है 60 to 70 रेट। तो बट उन्होंने किला फतेह किया और उनके नाम पे वो अभी भी याद किया जाता है, चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। तो इसी रेजिमेंट को विज़िट करने गए ये जनरल साहब काफ़ी देर के बाद। तो किला फतेह होने के बाद? हाँ, काफ़ी मतलब ही वाज मतलब 200 साल 150 साल के बाद। अच्छा। वो 150 साल पुरानी रेजिमेंट, तब वो कन्वर्ट हो चुकी थी इनटू आर्मर्ड, टैंक्स आ चुके थे, टैंक रेजिमेंट बन चुकी थी वो। तो ये जनरल साहब जाते हैं तो ऑफिसर्स लाइंड अप हैं, तो जनरल साहब को बताया जाता है कि एक लेफ्टिनेंट खड़ा है लाइन में, और बताया जाता है कि सर ये जो है ना, ये हमारा 3rd जनरेशन ऑफिसर है, अच्छा। इसके दादा ने चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये जनरल साहब जो होते हैं उससे कुछ बात करना चाहते हैं। तो ये जनरल साहब उस यंगस्टर से पूछते हैं, यंग मैन, व्हाट डू यू थिंक दिस सोल्जरिंग इज ऑल अबाउट? यार एकदम जनरल साहब ने सवाल पूछा है तो अभी जवाब भी देना है, तो सही जवाब भी होना चाहिए। तो 1 मिनट के लिए वो सोचता है, उसके बाद जवाब बोलता है, सर सोल्जरिंग इज नथिंग बट अ मैटर ऑफ हार्ट। इफ़ यू हैव योर हार्ट इन इट, you are a soldier. If your heart is not there, you can't become a soldier. तो मेरा आजकल के यूथ को यही बोलना है कि अगर तुम अपने आप को भारतीय समझते हो और भारतीय कहते हो, तो अपने दिल से पूछ के देखो तुम्हारे लिए सही क्या है। क्या बात। ठीक है, वहाँ पैसा कमाने और कैरियर बनाने के लिए नहीं जाओ सिर्फ, वो तो दिल का मामला है। अगर दिल है तो आ जाओ, फिर आ जाओ, पर अगर दिल ही नहीं है तो फिर आप अच्छे सोल्जर कभी नहीं बन पाओगे। हाँ, यू विल ऑलवेज रिमेन अ लायबिलिटी। ब्यूटीफुल लाइन। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत ही खूबसूरत लाइन। इसी से जुड़ा एक और सवाल सर, इंडियन आर्मी और वर्ल्ड आर्मी, नो डाउट हर देश की आर्मी अच्छी ही होती है उनकी कंट्री के लिए, क्या डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस, जिससे हम प्राउड फील करें अपने इंडियन आर्मी पे? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे ट्रुप्स बड़े बड़े डिफ़िकल्ट एरियाज में काम करते हैं। वर्ल्ड का शायद ही एक कंट्री, कोई ऐसा कंट्री होगा जिस कंट्री में हिमालय जैसे हाई ऑल्टीट्यूड्स हों, जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर जैसी आइसी बैटलफील्ड्स हों, जहाँ पर -40 और उससे भी ज़्यादा कम टेम्परेचर जाता हूँ। बहुत ऐसे कम कंट्रीज़ होंगे जहाँ पर डेजर्ट्स हों, जहाँ पर 50-52 डिग्री तक टेम्परेचर जाता हो। ठीक है, बहुत ऐसे कम कंट्रीज़ होंगे जहाँ पर इतने घने जंगल हों कि विजिबिलिटी 3 से 4 फुट रह जाए, उसके बियॉन्ड आपको दिखे ही ना कुछ, और जब ऊपर से बारिश हो जाए बात खत्म है फिर तो आप समझ सकते हैं कि आप 1 कदम आगे लें और 4 कदम पीछे गिरें। तो ऐसी कंडीशंस में जो आर्मी ट्रेन होती है और डिप्लॉय होती है, उसका मुकाबला कोई कैसे करेगा? टेक्नोलॉजी जो मर्जी ले आओ, ठीक है, दिल वाली बात जो वो दिल कहाँ से लाओगे? ठीक है, कलेजा कहाँ है? वो कलेजा कहाँ से लाओगे? क्योंकि जो भी आप कर लीजिए, आप जितना मर्जी कर लीजिए, लड़ाई तो तभी जीती जाएगी जब दुश्मन के इलाके के ऊपर कब्जा होगा। राइट। और कब्जा तो आदमी ही जाके करेगा, वो आपको गन्स और मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी नहीं दिलवा पाएगी। ठीक है, तो वो जज्बा हमारी फौज में है, हमारी एक रेजिमेंट में है, हमारी एक यूनिट में है। तो वो कहाँ से लाएंगे? हम तो अमेरिकन के साथ भी ट्रेन हुए, उनको हमने ट्रेनिंग भी दिया। ठीक है, तो उनके साथ भी हम यही बात करते थे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो 2 मिनट ले लूँ? बिल्कुल सर। हम लोग CIJW में थे, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल। तो वहाँ पर US आर्मी के कुछ लोग आए, बिकॉज अफगानिस्तान में उस टाइम पे उनका चल रहा था, तो कुछ लोग ट्रेन होने आते थे वहाँ पे। तो उन्होंने हमारे पास साथ एक एक्सरसाइज में जाना था जो बड़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज थी, और वो मिलिटेंट्स का जो असली टाइम पे मिज़ोरम में कभी
गढ़ हुआ करता था, वहाँ पर हमको जाके उसको पहले फाइंड आउट करना था और न्यूट्रलाइज करना था। इट वाज एन एक्सरसाइज, इट वाज नॉट द एक्चुअल ऑपरेशन, इट वाज अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो ये जो मार्च टुवर्ड्स द टारगेट शुरू होना था वो रात के 1:30 बजे होना था। तो मैं 1 बजे तकरीबन वहाँ पहुँचा, आई वाज द कमांडिंग ऑफिसर, और वो जो ट्रूप्स थे वो मेरे अंडर दिए गए थे कि आपके साथ जाएंगे ये। तो मैंने वहाँ देखा कि ढेर लगा हुआ है पानी की बॉटल्स का। तो उनके सार्जेंट होते हैं जो सीनियर होते हैं, जो सब बोला, कम हियर सार्ज, यस सर, व्हाट इज ऑल दिस, वाटर सर। मैं कहा व्हाट फॉर? He said, sir, the water has to be carried. The weather is very bad. The distance is huge. So we'll carry water bottles for our troops. So I said, Sergeant, no. कोई पानी कैरी नहीं किया जाएगा। हमारे जवान को 1 लीटर की वाटर बॉटल दी जाती है, उसमें वो भरेगा, उसी में आपका जवान भी भरेगा और सब वही लेकर जाएंगे, कोई लेके नहीं जाएगा। मैं थोड़ा सा नाराज़ हुआ, बट ऑर्डर तो ऑर्डर होता है, मानना पड़ेगा। और आप मानिए कि 32 लोगों में से सिर्फ उनके 7 लोग पहुंच पाए टारगेट एरिया। अच्छा, तो ये फ़र्क तो है एक इंडियन सोल्जर में और एक एडवांस कंट्री के सोल्जर। तो वो तो फ़र्क खूबसूरती है वो। वी आर प्राउड ऑफ इट एंड दिस विल ऑलवेज रिमेन, आई होप। दूसरे से बेहतर ही करें। आपकी आर्मी की स्टोरी और आर्मी के स्टोरी की जब आप बात करते हैं और आपके चेहरे पे जो खुशी आती है, और जिसके कारण मैं पुलिस वाले आपके पार्ट पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ, बार बार मेरे क्वेश्चन यहीं से कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। नहीं। क्योंकि इतनी ये प्यारी चीज़, इतनी खूबसूरत चीज़ है आर्मी के बारे में बात करना, और एक प्राउड मोमेंट जैसा है एज ए सिविलियन भी हमें फील होता है कि भाई आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ हो, और जिनके पास एक तजुर्बा है, जिन्होंने देखा है, देश को देखा है। हमने तो क्या ही देखा, बट आपने तो देश के उन पार्ट को भी देखा है, कैसे संभाला जाता है देश को, कैसे बांधा जाता है, कैसे एकजुट किया जाता है। सर, बुरा लगता है कभी कभी जब बाहर हम लोग देखते हैं कि कभी कभी आर्मी पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे हालत में कभी बुरा लगता है सोच के कि यार आप इतनी मेहनत करते हो। देखिए, ये सच्चाई है, मैं झुठलाऊंगा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, कई बार मिस्टेक्स होते हैं, इंटेंशनल होती हैं, कई बार अनइंटेंशनल होती हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ और ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ सब लोगों को कि आर्मी की पॉलिसी में ये नहीं है। ठीक है, अभी इतनी 12 लाख स्ट्रॉन्ग आर्मी है, ठीक है, अगर कोई एक आदमी उसमें से गलती करता है तो वो उसकी जिम्मेवारी है। वो आर्मी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो आर्मी की एथिक्स को, आर्मी की ट्रेनिंग को, आर्मी के रुतबे को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर कोई गलती होती है तो ठीक, गलतियां हो जाती हैं, गलतियां होती रहेंगी, क्योंकि हमारे एक सीनियर ऑफिसर थे, वो एक बड़ा बढ़िया सेंटेंस बोला करते थे। वो बोलते थे कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल such kind of mistakes. It is not acceptable, but it is understandable. Okay. ठीक है, कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये सही है, हम बोलते नहीं है कि सही, लेकिन उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर है कि ये क्यों हुआ, और उसको हम सुधारते हैं। जहाँ पर भी ऐसे केसेस होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, या आप बोलते हैं फेक एनकाउंटर्स की बात आती है, कुछ भी होता है, ठीक है, कोई भी इंडिसिप्लिन जहाँ पे होता है तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अनलाइक सम अदर ऑर्गेनाइजेशन के इसको वहाँ से वहाँ पोस्ट कर दो, वो एक पनिशमेंट मानी जाती है, ऐसा नहीं होता है। एक्शन होते हैं, उस पर एक्शन लिया जाता है। और मैं ये भी आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता, गलतियाँ होती हैं, लेकिन उनको सुधारा भी जाता है, ये भी साथ। तो इस वजह से गलती से किसी पूरे आर्मी को, कैरेक्टर को जज करना, उनके बिल्कुल बिल्कुल ये आर्मी की पॉलिसी में नहीं है, और आर्मी के इथॉस में एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसे इंसिडेंट्स, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है।
तो ये सबको इस बात का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है लोग। राइट। जैसे कि सर आपने काफ़ी इनकाउंटर किए हैं और अभी उसी से रिलेटेड आपने बोला भी कि जब इनकाउंटर होते हैं तो गलतियाँ होती हैं। उस समय मेंटल स्टेट आपका क्या होता है? कैसे लगता है, मतलब चूँकि आप जा तो रहे हो किसी को मारने के लिए, आज हम मारने के बारे में भी सोचते हैं, एक आम आदमी सोचता है तो उसके बाद मन में नहीं कर पाता है क्राइम। उनके नज़र में क्राइम है सिविल में, बट आपको ऑर्डर है या आपको देश के लिए, कंट्री के लिए, स्टेट के लिए मारना पड़ता है। मेंटल स्टेट क्या रहता है? देखिए, जिसने हथियार उठा लिया ना आपके खिलाफ, उसको आप क्या करोगे फिर? जब तक उसने हथियार नहीं उठाया, उसकी माफ़ी हो सकती है अगर वो सरेंडर कर देता है बगैर हथियार के। हथियार चलाए। हमारे साथ हुए हैं, बहुत लोगों ने सरेंडर किया है। हमने कॉर्डन किया, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, हमने उनका सरेंडर ले लिया और फिर हमने उनको नहीं मारा। हथियार उनका कैप्चर हो गया, उनका सब कुछ हमने ले लिया, लेकिन जान से नहीं मारा गया उनको। तो ये चॉइस उनकी है। आप हथियार उठाते हुए नहीं। और अगर वो फायर खोल देता है, हथियार उठा लेता है, फायरिंग हो जाती है। फायरिंग हो जाती है और हमारे जवान को या हमारे टुकड़ी को थ्रेट है वो थ्रेटन करता है, फिर तो हमारी ड्यूटी बनती है, हर एक सोल्जर की ड्यूटी बनती है कि उसको मार गिराया जाए। तो ये जज्बा है और यही दिमाग में रहता है हमेशा। ठीक है। जैसे सर आर्मी में जब आप थे तो चलो एक सामने पाकिस्तान हो या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, जब उससे फाइट कर रहे तो समझ में आता है। जब आपने ज्वाइन किया यहाँ पे नागपुर में और वहाँ पे सामने नक्सल मूवमेंट में शायद आपने ज़्यादा एक्टिव काम किया, वहाँ पे कैसे हैंडल किया आपने? क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी लोग देश के अंदर के ही होते हैं, आम जनता ही उसमें जुड़ी होती है। देखिए, वही रूल वहाँ भी लागू होता है। अच्छा। ठीक है। कोशिश पूरी यही की जाती है कि उनको वापस लाया जाए। ठीक है। उनके घर वालों को बात की जाती है, उनके संबंधियों से बात की जाती है, उनके दोस्तों के द्वारा दबाव डालने की कोशिश की जाती है कि वो वापस आ जाएं, सरेंडर कर दें। ठीक है। और वापस मेन स्ट्रीम में हम उनको इंटीग्रेट करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार उनकी बात सुनना नहीं चाहती या सरकार उनके बारे में सेंसिटिव नहीं है, बहुत सेंसिटिव है। लेकिन वो इंडोक्ट्रिनेशन किस स्टेज तक पहुंचा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट। अगर वो जल्दी रिवर्ट हो जाता है तो उसके फ़ायदे की बात होती है। ठीक है। वो बेनिफिट्स भी ले सकता है, मेन स्ट्रीम में भी आ सकता है और उसको सेंसिटिविटी से सेंसिबली हैंडल किया जा सकता है। लेकिन अगर वो रहे ही उसी मोड में कि मरना है या मारना है, कि मरना है या मारना है, तो फिर वही चीज़ रहेगी। ठीक है। तो जब हम उधर थे, जब ये चल रहा था एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि पूरी कोशिश की जाती थी। ठीक है। लोगों के साथ मिलने की कोशिश की जाती थी, उनको जितनी सहायता सरकार दे पाए देने की कोशिश की जाती थी। कभी होता था, कभी नहीं होता था, तो बात अलग है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि लोग इनसेंसिटिव हैं इस चीज़। लेकिन फिर भी अगर वो ना माने और फिर भी अपने उस पर कायम रहे आइडियोलॉजी पे, जो हमारे हिसाब से गलत है, किसी तरह का वायलेंस करना, फिर क्या आपके पास चॉइस रह जाती है? फिर तो कोई चॉइस नहीं है, फिर तो उसको जाना ही होगा। तो अभी जो नए यंग आर्मी में जो जवान हैं, ऑफिसर हैं, आते हैं और जब आपके टाइम पे जो आते थे, क्या दोनों में कुछ बड़ा डिफरेंस आप देखते हैं क्या? देखिए, डिफरेंस क्योंकि अभी सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल हाँ, गई, लोग हाँ, लोगों के अंदर का सिर्फ जज्बा अलग सिर्फ है। सिर्फ डिफरेंस ये हो सकता है कि आजकल की जो इनटेक है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, टेक्नोलॉजिकली थ्रेशोल्ड लेवल्स ज़्यादा हायर हैं और आजकल के हालात के साथ, ठीक है, सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे गैजेट्स हो, उसके साथ उनकी जान पहचान कंप्यूटर्स के साथ, जैसे आप ले लें, आईटी की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी शुरू हो गई है, वीडियो एनालिटिक्स आना शुरू हो गया है। तो उनका जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो काफ़ी हायर है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड सोल्जर्स।
हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। आपको याद होगा जब कंप्यूटर्स आए थे तो किस हालत में थे, वो फ्लॉपी डिस्क कैसी होती थी, ठीक है, जूते उतार के कंप्यूटर रूम में जाया जाता था कि कहीं धूल मिट्टी ना हो जाए, ठीक। तो अभी तो आप लैपटॉप लेके अपने गाड़ी में बैठे और जीप में बैठे और कहीं भी बैठे काम कर सकते हो, सारा डाटा निकाल ठीक सकते है। हैं। और कनेक्टिविटी आप देख लीजिए कैसी हो गई है टेक्नोलॉजी की। तो ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो बेसिक मुद्दा होता है ना, जो मैंने पहले बोला, हार्ट, वो तो वो तो इम्पोर्टेंट है, चाहिए चाहिए। ठीक है। जब तक वो नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी कांट विन यू वॉर, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन विल विन यू द वॉर। राइट। सो वो आदमी जो है, जो सोल्जर है, उसकी सोच और उसका दिल अगर इन सिंक है तभी वो सक्सेसफुली ऑपरेशंस और चैलेंजेस को डील कर सकते हैं। जैसे कि आप अब जिस एज में हैं, आप आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, पुलिस की भी जॉब खत्म आपने कर ली, जो ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी को, जिसका वो कभी कभी लगता है कि इतना हार्ड ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है, आपके जीवन में उस ट्रेनिंग का अब कोई लगता है कि ये ट्रेनिंग ने मेरे जीवन में ये बदलाव किया कि अगर ये ट्रेनिंग नहीं होती मेरी तो लाइफ में मैं ये अचीव नहीं करता, या मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं होता? देखिए प्रकाश जी, मैं आपको साफ शब्दों में बताऊंगा कि मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जैसे भी मेरी सोच है, वो सब आर्मी की देन है, ठीक। अभी आप देखिए फिजिकल फिटनेस, मैं 62 इयर्स का हो गया हूँ, अभी भी मैं 12 से 14 किलोमीटर रोज भागता हूँ, वॉक करता हूँ। हर 2-3 महीने में कोशिश रहती है कि एक मैराथन ज़रूर दौड़ ली जाए, ठीक है। हर 3 महीने में ये कोशिश रहती है कि ट्रैकिंग कर ली जाए कहीं ना कहीं जाके। तो उसमें मेरी फैमिली भी कई बार शामिल होती है, उनका भी साथ रहता है, तो वो भी साथ में आते हैं। तो ये सब चीज़ें और मेंटल अलर्टनेस, ठीक है, जो आपने आर्मी में सीखा अभी तक वो चल रहा है। अगर एक गाड़ी मेरे पास से 2 बार से ज़्यादा गुजर जाए तो उसका नंबर रजिस्टर हो जाता है मेरे पास। ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी भी वो जो स्किल्स हैं जो मेरे को सिखाई गई थी या जो मैंने सीखी थी, वो काम आ रही है मेरी लाइफ में, और मेरे को एक अच्छा जिसको बोलते हैं ना अच्छा नागरिक बनने में ज़रूर मदद कर रही है। और मैं पूरा इसका श्रेय अपने जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स थे, जो मेरे मेंटोर्स थे, जिनके अंडर मैंने ट्रेनिंग किया, सर्विस किया, मैं उनको देता हूँ। और जो कुछ भी आज मैं हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी की वजह से। तो सर, आपको लगता है कि आम आदमी को भी एक बेसिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? जी, ये मेरा हमेशा मानना रहा है कि मिलिट्री ट्रेनिंग जो है किसी फॉर्म में तो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक एनसीसी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जी, स्कूल के लेवल अगर में। आप ये पूरे लोगों को आर्मी ट्रेनिंग नहीं दे सकते तो कम से कम सारे स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरह एनसीसी में तो इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आम आदमी भी क्या आर्मी में अपनी सर्विस दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? जी हाँ, हो सकता है, आप भी जा सकते हैं, अच्छा। ठीक है। हमारी एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी, और उसमें आपको एनरोल होना पड़ेगा और आपकी काबिलियत के अनुसार आपको टास्क दिया जाएगा, और वो पूरा साल नहीं चलता है, 4 से 5 महीने एक साल में आपको देने पड़ते हैं। और आपको जो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ से आप लेकर परमिशन आप टीए में जा सकते हैं, और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है आप ऑफिसर भी वहाँ पे एज अ डायरेक्ट ऑफिसर जा सकते हैं, और आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक ट्रेनिंग होती है उनकी एक टेरिटोरियल आर्मी की, यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, रैंक पहन सकते हैं आप। तो वो एक बहुत अच्छा ज़रिया है एक आम आदमी को फील लेने का, यूनिफॉर्म सर्विस का। और इसमें किसी भी एज ग्रुप के लोग जा सकते हैं, कहीं से भी? किसी भी तो नहीं, लेकिन यस 37-38 ईयर्स तक तो जा सकते हैं। जा ही सकते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि धोनी भी आर्मी में हैं और ऐसे, तो क्या इन लोगों को अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है, जिनको जो बाहर से लोग स्पोर्ट्स नहीं, पर्सन ये हैं? ऑनररी रैंक्स हैं। सिर्फ रैंक्स के हाँ, लिए? ये ऑनररी रैंक्स हैं। उनकी काबिलियत की वजह से, उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से, उनके नाम की वजह से उनको ये रैंक्स दिए जाते हैं, और फिर
उनके रैंक्स के थ्रू हम ये उम्मीद करते हैं या ये रखते हैं कि वो मोटिवेट करेंगे लोगों को आर्मी में आने के लिए। जब धोनी को लोग पैरा रेजिमेंट की यूनिफॉर्म में देखते हैं, ठीक है, तो अपने आप वो एक जज्बा शायद पैदा होगा किसी के अंदर कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को जब एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में देखते हैं तो वो उनको लगेगा कि हम बनना चाहिए, ऐसा बन सकते हैं या हमको बनना चाहिए। तो एक मोटिवेशन लेवल आता है उससे, तो वो उनका रोल है। अच्छा, हमें लगा कि कहीं उनको भी ड्यूटी देनी पड़ी है। नहीं, वो उनका अपना चॉइस है, पर्सनल चॉइस जैसे एम एस धोनी है, मैंने सुना है वो जाते हैं पैरा रेजिमेंट में जाते हैं, उनके साथ ट्रेन करते हैं, वो उनकी अपनी सोच है। ठीक है, लेकिन ऑनरेरी रैंक्स जो बाहर से होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो करें, लेकिन उनका रोल ये है कि वो मोटिवेट करें, यूनिफॉर्म पहने और लोगों को मोटिवेट करें, यूथ को मोटिवेट करें, और वो जो रोल अदा करें, वो उनके सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा सर, जब आपने महाराष्ट्र ज्वाइन किया है, मतलब महाराष्ट्र पुलिस में आप आए, क्या चैलेंजेस आपको शुरुआती दिनों में लगे कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है? मतलब नो डाउट आप आर्मी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बट स्टेट के अंदर काम करना एक बड़ा चैलेंज होता है। देखिए, सबसे पहले प्रकाश ये समझना पड़ेगा कि ओजी से खाकी में टर्नओवर होना, राइट, माइंडसेट में थोड़ा सा चेंज तो लाना पड़ता है। जिस तरह से प्रोसेसेस आर्मी के होते हैं वो पुलिस के प्रोसेस से बिल्कुल फ़र्क है, तो वो सीखना पड़ता है। फिर जो रेजिमेंटेशन आपने आर्मी में देखी हुई होती है वो पुलिस में अलग तरह की होती है। ये नहीं बोलता है कि कोई रेजिमेंटेशन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई एक दूसरे की नहीं करता, ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक अलग लेवल की और अलग तरीके की होती है। फिर फंक्शनिंग तो बहुत फ़र्क है, आर्मी का फंक्शनिंग और पुलिस के फंक्शनिंग में रोल का बहुत फ़र्क है। तो वो सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़े और अनलर्न करना पड़ा, फिर रीलर्न करना पड़ा। ठीक है, तो वो एक अच्छा प्रोसेस था और मैं सोचता हूँ कि वो उसने मेरे को लाइफ में काफ़ी प्रिपेयर किया। ठीक है ना, आप जब एक मोल्ड में सेट हो गए, ठीक है, आप एक रैंक से आए आर्मी से, एंड सडनली यू फेस अ चैलेंज कि नहीं भाई अभी वैसा काम नहीं करना है, अभी इस तरह से करना पड़ेगा। तो पहले उसको अनलर्न करिए, फिर इसको रीलर्न करिए। राइट, ठीक है, और मैं जब था पुलिस के साथ तो मैं मजाक में बोलता था, यार मैं थोड़ा पुलिस वाला बन जाता हूँ, तुम थोड़ा फौजी बन जाओ, तो हम मिलके चलते हैं। और फाइनली वही हुआ। जो एंड रिजल्ट मेरी कंट्रीब्यूशन का महाराष्ट्र पुलिस में रहा, उसमें वो चेंजेस थोड़ी सी आई, ट्रेनिंग में आई, ठीक है, अब ऑपरेशनल अप्रोच में आई, तो वो हम मिल के चले। लेकिन बदलाव हुआ है। हाँ, लेकिन वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझोगे नहीं, जो प्रोसेस और मैंने बताया अनलर्न और रीलर्न नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। और क्योंकि पुलिस के भी अपने चैलेंजेस हैं, इतना कहना आसान नहीं है कि पुलिस में सब कुछ आसान ही चल रहा है, इतना बहुत सारी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है जी। खासकर आर्मी में। मतलब आर्मी में तो फिर भी एक आपके पास एक आपका कमांडर है जो कि कमांड दे रहा है। पुलिस में तो मुझे लगता है एक सोशल प्रेशर भी होता है पुलिस के ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है उनके ऊपर, तो बहुत सारे दबाव होते हैं उनके ऊपर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आम आदमी को शायद समझ भी नहीं आ पाती, और एक सोल्जर को, आर्मी के बैकग्राउंड वाले को तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। ठीक है, तो वो समझना पड़ता है हमको, और वही मैं बोला कि वही प्रोसेस होता है अनलर्न और रीलर्न करने का, कि जो प्रेशर वहाँ पर थे अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पर प्रेशर है उसको कैसे टैकल करना है वो आपको सीखना है। तो वो ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप स्विच ओवर करते हो अलग से। और सिविल लाइफ में ये बहुत आम बात है, आप एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट में जाते हो, तीसरी कंपनी में जाते हो, 3-4 साल के बाद आपका, या 5 साल के बाद चेंज होता है, तो आप मेंटली रिकैलिब्रेट करते हो ना, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही। ठीक, तो मेरे को ऐसी कोई चैलेंज नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। थोड़ा बहुत कम्युनिकेशंस शुरू में दिक्कत आती थी, मेरे को समझ नहीं पाते थे, या मैं अपना व्यू पॉइंट ठीक तरह से समझा नहीं पाता था। फिर मैंने उनकी लैंग्वेज को सीखा,
मैंने सीखा कि पुलिस में किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहिए, तो फिर वो ठीक हो गया सब। मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। आपका मेन योगदान नक्सल में था, तो इसका नक्सल का रूट आपको क्या समझ में लगा कि जड़ क्या है पूरे पूरे इस मूवमेंट की? देखिए, जो भी ऐसी मूवमेंट्स चलती हैं, ठीक है, वो शुरू में ऐसा दिखाया जाता है, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। आप किसी का भी लेकर बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक कर लीजिए। नक्सल मूवमेंट है, नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी है, पंजाब में जो हुआ, तो शुरू में सबको यही समझाया जाता है कि ये आपके फ़ायदे के लिए। लेकिन ये ऐसा कभी जो मोस्टली बाद में जो होता है, वो लोगों को समझ में आना शुरू होता है कि उनका तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो मार ही खा रहे हैं। ठीक है, उनको तो लोग दोनों तरफ से मार पड़ रही है। दिन में मिलिटेंट आते हैं, रात को फौज आ जाती है, तो परेशान हो जाते हैं। तो और दूसरा, जो जहाँ तक नक्सल मूवमेंट का सवाल है, उनका टोटल जो एम्फेसिस है, आप उनका फर्स्ट जो उनका मेमोरेंडम पढ़ेंगे, उनकी जो आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें वायलेंस का बहुत महत्व है। अच्छा। तो वो वायलेंट मीन्स से चेंजेस लाना चाहते हैं, जो कि आजकल के समाज में एक्सेप्टेबल फॉर्म नहीं है। कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना जनता एक्सेप्ट करेगी, ना गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, और यूनिफॉर्म सर्विस तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये चैलेंजेस होते हैं और उनको हमको इनकाउंटर करना पड़ता है, और इनकाउंटर करने के लिए उसके तरीके हैं। महाराष्ट्र में कौन से एरिया ज़्यादा प्रभावित हैं? हाँ जी, महाराष्ट्र के कौन से एरिया ज़्यादा प्रभावित है नक्सल से? महाराष्ट्र में ईस्टर्न महाराष्ट्र पहले ज़्यादा था। अच्छा। अभी वो सिमट के गडचिरोली और उसके बॉर्डर एरिया तक रह गया है। बाकी तो तकरीबन मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, कंट्रोल में आ चुका है, और बहुत मेहनत करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा कष्ट भी उठाना पड़ा पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को बेसिकली, और उसमें थोड़ा सीआरपीएफ का भी योगदान रहा। अभी भी उनकी जो कमांडो बटालियंस हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर। और जो वहाँ की लोकल लोगों की एक फोर्स बनाई गई, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और उसने भी बहुत बड़ा रोल वहाँ पे अदा किया, और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहा, जिसकी वजह से अभी बहुत सिमट गया है। जो हमारे गवर्नमेंट का एक मुद्दा है कि आने वाले टाइम पे उसको जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है उसकी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और इतनी सारी जानकारी दी। खासकर आर्मी वाला पार्ट तो बहुत ही मोटिवेशनल, और कई बार गूज़बम्प्स आए मुझे, और मैं काफ़ी कनेक्ट भी करता हूँ जब आर्मी की बातें होती है, चर्चा होती है, पूरा भारत ही कनेक्ट करता हूँ उससे। और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपसे जानना अभी बाकी है, आपके ऑपरेशंस के बारे में, और आपने जितनी इनकाउंटर किए हैं उस पर भी काफ़ी कुछ सुनना है अभी हमें। तो उम्मीद करेंगे जब भी आप नेक्स्ट मुंबई आएँ तो हमसे ज़रूर मुलाकात करें, और एक एपिसोड हम लोग फिर करेंगे आपके सारे ऑपरेशंस पे। प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को भी उतना ही मज़ा आया अपनी कहानी सुनाने में, जितना शायद आपको मेरे जानने में मज़ा आया होगा। और ये मेरी लाइफ का बहुत ही अहम मुद्दा है, और मेरी लाइफ तो पूरी डिपेंडेंट है इसी मुद्दे के ऊपर जो मैंने लाइफ जी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी इसको पसंद करेंगे, और उनके लिए भी कुछ नई चीज़ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।